एक मिनट, क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ मोशन। अभी मोशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये रिलेशन समझ में आ जाए। तो टाइप्स ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, वन डायमेंशनल, 1D, इसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? 1D को मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोला मैंने? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, वैसे ही आपने 2D भी पढ़ा, जिसको बोलते हैं टू डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन। अभी कुछ देर पहले समझाया था ना, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, ये मोशन एक्स वाई में भी हो सकता है, ये मोशन वाई जेड में भी हो सकता है, ये मोशन एक्स जेड में भी हो सकता है। सॉरी टी डी, हाँ। अब 3D में क्या होगा? मोशन इन आई स्पेस, 3D। अब इसको समझेंगे कैसे? मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, या मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ हो गया। उसने ये देखा ना कि टाइम के साथ, घड़ी में अपना टाइम स्टार्ट किया, जैसे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, क्या हो गया? टी इक्वल टू जीरो। क्या हो गया? टी इक्वल टू जीरो। उसने देखा कि विद प्रोग्रेसिंग टाइम, विद, क्योंकि टाइम प्रोग्रेस कर रहा होगा ना, तभी तो ऑब्जर्व कर पाएगा ना, विद प्रोग्रेसिंग टाइम, विद प्रोग्रेसिंग टाइम ओनली वन, only one coordinate is changing, coordinate is changing। या तो वो देख रहा है कि सीधे इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ना तो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, या तो सीधे इस चल रहा है या सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। कोई ये कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं टाइम के साथ? या तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, या जेड डायरेक्शन में जा रहा है। इसी को बोल दिया कि वो जो मोशन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। क्या कर रहा है वो? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। इसी को बोल दिया गया वन डायमेंशनल मोशन। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? वैसे ही 2D में क्या देखा उसने? 2D में देखा कि टाइम के साथ कोई दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं, इसका एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं कि एक्स है और वाई है, तो लेट से ऐसे सीधे चल रहा है, या सीधे ऐसे चल रहा है, या सीधे इस पाथ में चल रहा है। अभी और डिटेल में समझेंगे हम इसको। मैंने ये बोला कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जैसे अभी बताऊं मैं, टाइम के साथ देखा तो उसने देखा कि प्लॉट करना स्टार्ट किया एक्सिस पे कि किधर जा रहा है, तो उसने टाइम के साथ अभी 2 मीटर आगे बढ़ा, फिर कुछ देर बाद 4 मीटर आगे बढ़ा, फिर कितने 6 मीटर ऐसे आगे बढ़ा। समझ में आया कि नहीं? तो उसने ये देखा कि टाइम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं। उसने यही ऑब्जर्व किया कि कोई दूसरा पार्टिकल है, टाइम के साथ सिर्फ वाई में आगे जा रहा है। जैसे मान लो कि ये स्टोन है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा, अपवर्ड 90 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। आप स्टोन को थ्रो करते तो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर उसी पाथ को वापस आ जाता है कि नहीं? तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करूं, तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है? जेड है। तो टाइम के साथ ये बताइए सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं? टाइम के साथ सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। जब टाइम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन। बात समझ में आई ना? वैसे ही 2D में क्या होता है? 2D में होता है कि मान लीजिए कि मैं किसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, मैं तो ऐसे ऐसे किया, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे स्टोन जाएगा और ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा। यही देखा ना मैंने। क्या देखा मैं? फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या देखा कि किसी को प्रोजेक्टाइल किया मैं, मान लो आप 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया किसी 30 डिग्री पे, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। ठीक है ना? तो टाइम के साथ ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जहां से ऑब्जर्व स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वो क्या हो गया? टी इक्वल टू जीरो। ठीक। अब ये क्या देखता है? अब ये क्या देखता है? जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, तो
अगर मैं मान लूँ ये x और ये क्या मान लूँ y, देख रहा है कि इस किसी x लोकेशन पे, ये किसी x लोकेशन पे कुछ y भी है, अगले ये x1 मान लीजिए तो कुछ y1 भी है, इसका क्या हो गया बताइए, x1 का y1, अगले x2 पे ये कुछ y2 भी है, यही है ना, अगले x2 पे क्या है ये y2 पे। तो देख ये क्या देखा कि टाइम के साथ जब टाइम प्रोग्रेस किया तो x भी चेंज हो रहा है और साइमल्टेनियसली y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है और साइमल्टेनियसली y भी चेंज हो रहा है। इसने क्या देखा, इसने देखा कि विद प्रोग्रेसिंग टाइम x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, समझ में आया ना, x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और इसी वजह से इसको बोल दिया मोशन इन टू डायमेंशन, इसी 2D को क्या बोल दिया गया, प्लेन बोल दिया। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल लूं मैं, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है और इसको मैंने z बोल दिया। तो एक बात बताइएगा मुझे, ये जो होगा एक्स जेड प्लेन होगा कि नहीं, ठीक। अब एक्स जेड में कोई ऐसे 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 जिग कर रहा है, तो बताओ टाइम के साथ एक्स भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है, ये देखिए एक्स पे ये जेड है, इस एक्स पे ये जेड है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। एक मिनट आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये बताइए इस एक्स पे ये जेड है कि नहीं, इस एक्स पे ये जेड है कि नहीं, इस तरीके से अगर चेंज हो रहा है जिग जैग अगर एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में, किसमें बताइए एक्स जेड प्लेन, ये भी 2D होगा कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन ही आपका 2D हो या वाई जेड ये हो, तीनों में से कोई भी एक प्लेन हो। अगर मैं इस एक्सिस में, अगर मैं ये मान लूँ ये पी है, क्यू है और ये आर है, अगर पी क्यू प्लेन में अगर टाइम के साथ दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहेंगे तो इसको बोल देंगे 2D है, अगर क्यू आर में भी हो रहेंगे तो बोल देंगे 2D है, और पी आर में भी हो रहेंगे तो क्या बोल देंगे 2D है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए फिर से वापस आते हैं हम इस रिलेशन पे, इस रिलेशन पे आते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया था, हाँ यहाँ पे यही था ना, हाँ y इक्वल टू 2x+4 क्या था, इसे लिख देता हूँ मैं इस रिलेशन को, y इक्वल टू 2x+, कि फिजिक्स में कैसे यूज होगा, कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, समझ में आया, क्या दिख रहा होगा, x और y टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो वो पाथ को ट्रेस कर रहा है कि नहीं, x के साथ y, x के साथ y, x के साथ y ऐसे चेंज हो रहा है, इसी को बोल दिया गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या बोल दिया गया, किस ट्रेजेक्टरी के अलॉन्ग ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या बोला उसको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ इक्वेशन या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ये क्या होता है, ये देता है कि कोई ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दोनों कोऑर्डिनेट किस पाथ के अलॉन्ग, किस पाथ के अलॉन्ग दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या वो पार्टिकल किस पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, कैसे पता चलेगा, जब टाइम के साथ एक्स और वाई दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लोगे। तो आगे से क्या पता चला हमें, कभी भी फिजिक्स में रिलेशन दो वेरिएबल के बीच में दिया होगा, किसके बीच में दिया होगा, दो वेरिएबल के बीच में। मान लीजिए कि मैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मान लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, y इक्वल टू ये है एक्स टाइन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे हैं मान लीजिए, ये सारे क्या बता रहा है, y इक्वल टू 2x+4, ये क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल को ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया वो पार्टिकल इन्हीं पाथ के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहे होंगे, वो पार्टिकल इन्हीं पाथ के अलॉन्ग क्या कर रहे होंगे बताइए, ट्रेवल कर रहे होंगे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसीलिए इसको हम फिजिक्स में एक स्पेशल नाम से जानते हैं, पाथ इक्वेशन, ठीक, या ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, पाथ इक्वेशन या ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, समझ में आया कि नहीं, ये तो यहाँ पे एक वर्ड क्या मिला मुझे, ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी क्या होता है बताइए आप, ट्रैजेक्टरी क्या होगा, ट्रैजेक्टरी, एक मिनट, ट्रैजेक्टरी क्या होगा, इट इज द पाथ, इट इज द क्या होगा बताइए, इट इज द
path along which it is the path along which particle is being traveled. ठीक है ना, इसी को बोला गया पाथ इक्वेशन ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। इसलिए हम पढ़ते हैं ग्राफ, समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम पढ़ते हैं ग्राफ कि हम उसके मोशन की स्टडी कर सके भाई विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल। अभी बताया था ना शुरू में क्लास की स्टार्टिंग में कि क्या करते हैं हम ऑब्जर्वर एक है, प्रैक्टिकल देखा कि सब कुछ इतने थ्रोन इतने एंगल पर थ्रोन किया गया, ऐसे किया गया, प्रोजेक्टाइल प्रैक्टिकल एग्जांपल ही तो है, उसको हमने कैलकुलेशन कर दिया, फिर निकाल लिया कि प्रोजेक्टाइल कैसा चल रहा है, फिर हम डिराइव करके देखेंगे कि पैराबोलिक चल रहा है, सब कुछ देखेंगे हम। बात समझ में आई कि नहीं? इस वजह से हमें फंक्शन या ग्राफ पढ़ना जरूरी है फिजिक्स के लिए। ठीक, चलो तो मैं फिर से वापस आता हूँ, मैं जो रिलेशन दिया था, मैं क्या दिया था, y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो मैंने देखा ये x है और y है, यही बोला ना, इधर रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर क्या रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी लीनियर ग्राफ हो, क्या हो बताओ, लीनियर ग्राफ हो, जब भी क्या हो लीनियर ग्राफ हो, तो स्टेप वन में पहले x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू रखा और y की वैल्यू निकाला। ठीक, स्टेप टू में y की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्या बोला मैंने, x की वैल्यू रखा, y निकाल लिया, और y की रखा और x निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं? x की रखा तो y निकल गया, y की रखा x निकल गया। हमें पता है x और y के बीच का कैसा रिलेशन है, लीनियर। कैसा रिलेशन है, लीनियर। उसके बाद क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, हमें ग्राफ मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ। समझ में आया, क्या मिल गया हमें, ग्राफ मिल गया। चलो तो इसको ड्रॉ करते हैं हम, जरा देखते हैं मैंने क्या बताया, आपने क्या सीखा। मैंने बोला कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 था, मैंने माना या x, और यहाँ क्या किया मैंने, y। जरा x को 0 रखो आप, जैसे x के 0 रखा तो y इक्वल टू क्या आ गया, चलो बता ही देता हूँ, 2 इंटू 0 प्लस 4, y इक्वल टू क्या आ गया बताइए, 4। जैसे ही x रखा तो हमारा y की एक वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब मैंने क्या बोला, y की वैल्यू रखो 0, जैसे ही y की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 0 रखा तो ये क्या आ गया, 2x प्लस 4, 2x इक्वल टू माइनस 4, देन x इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। दोनों पॉइंट मिल गए कि नहीं, दोनों पॉइंट मिल गए कि नहीं। x अगर 0 है तो y क्या है, 4, और अगर x माइनस 2 है तो y क्या आ गया बताओ, 0। पहले ऐसे लिखते हैं ना, x को हम y रखते हैं कि नहीं, तो बताओ अगर x 0 है तो y उस पर क्या आया, 4, और x अगर माइनस 2 है तो y उस पर क्या आया, 0। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए कि नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए ना। जब दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो मैंने उसके बाद क्या किया, ज्वाइन बोथ द पॉइंट से बोथ द कोऑर्डिनेट। चलिए ज्वाइन करके देखते हैं, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। क्या मिला था बताइए, जब माइनस 2 था उस पर एक y क्या आ गया था, 0 आ गया था, और x जब 0 था तो y क्या आ गया था, 4। यही आया था ना, देख लेते हैं, हाँ y 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें पता है, एक्स एक्सिस पे हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, पता है ना, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा। ये बताइए अगर एक्स पे हर जगह ये 0 आएगा कि नहीं, इसको मैंने माना ओरिजिन। बताओ एक्स जब 0 है तो y क्या है, 4। एक्स 0 इस एक्सिस पे होगा कि नहीं, एक्स 0 हर जगह होगा कि नहीं बताओ, इस पूरे एक्सिस पे एक्स 0 होगा कि नहीं, क्योंकि जब इस पे चल रहे हो तो एक्स में कहीं ट्रेवल नहीं कर रहे हो ना। समझ में आया ना क्या बोला, जब एक्स जब वाई एक्सिस पे सिर्फ चल रहे हो, एक्स 0 का मतलब क्या, ये है ना,
क्या एक्स में कहीं ट्रेवल किया? इधर करोगे तो प्लस में और इधर करोगे तो माइनस में। अगर ये मैं लेके चलो कि इधर प्लस है और इधर क्या है? माइनस है। अगर इधर प्लस लेके चले तो इधर प्लस इधर माइनस, यही करेंगे ना। चलो, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वाई एक्सिस पे एक्स हर जगह जीरो है, जीरो कर लिया। लेकिन मैंने देखा कि एक्स जीरो लेकिन वाई पॉजिटिव 4 है। वाई को क्या माना मैंने? पॉजिटिव 4। अगर मैं इसको प्लस मानूं, इसको प्लस मान लूं, इसको माइनस मानूं, इसको माइनस मानूं, तो वाई इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना चला बताओ? 4 चला कि नहीं? एक पॉइंट हो गया। दूसरे में आ जाओ, एक्स अगर -2 है, एक्स क्या है बताओ? -2 है। एक्स -2 किधर आएगा? इधर ही आएगा कि नहीं? इधर ही आएगा ना। एक्स क्या आएगा बताओ? -2। तो वाई इस एक्सिस पे जीरो होगा कि नहीं बताओ? होना भी चाहिए, होना चाहिए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वाई जीरो होगा, क्योंकि जब आप ऐसे चले तो वाई में नहीं ट्रेवल कर रहे हो ना। चलो, अब नेक्स्ट क्या बताया बताना जरा। नेक्स्ट मैंने बताया इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देना। यही बन गया कि नहीं बताओ? यही बन गया ना। इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया y इक्वल टू क्या था? 2x+4। इसी लाइन को बोला गया। तो स्ट्रेट लाइन में आगे, स्ट्रेट लाइन में क्या, ये क्या आ गया? एक मिनट, एक मिनट। क्या बोला? मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा कभी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो क्या आएगा बताओ? एक बार x को जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y को जीरो रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और दोनों को फिर पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बात समझ में आई ना? चलो, जब यहाँ तक समझ में आ गए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा। ये स्लोप क्या होता है? स्लोप, ठीक है ना। बेसिकली स्लोप क्या बोलता है कि जैसे आप कहते हो ना कि ये कम स्लोप ही है, ज्यादा स्लोप ही है। जैसे आप क्या करते हो कि पार्किंग करने जाते हो, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे करके होता है, तो बोलते हो ना कि ज्यादा स्लोप ही हो गया, कम स्लोप ही हो गया। तो जैसे ये हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, तो आपको दिख रहा है कि नहीं? ये ज्यादा स्लोपी है, ये कम स्लोपी है, दिख रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? तो स्लोप इस बात पे डिपेंड कर रहा है उसके बेस से उसका परपेंडिकुलर कितना ज्यादा है। यही बोला ना। देखो, मान लो कि ज्यादा होगा तो ज्यादा स्लोपी होगा कि नहीं? ज्यादा होगा तो ज्यादा स्लोपी होगा कि नहीं? और मान लो कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो ये देखिए, तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसका और इसका रेशियो क्या आ रहा है। इसी को क्या बोला गया? स्लोप। क्या बोला गया? स्लोप। और ट्रिग्नो में पढ़ा होगा आपने, थोड़ा सा ट्रिग्नो बताता हूं मैं, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रिग्नो में पढ़ा होगा कि जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिले तो उसको टैन बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। जैसे ये थीटा है, इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, इसको बेस मान लिया, तो टैन थीटा को क्या लिखोगे बताओ? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये लिखोगे कि नहीं? परपेंडिकुलर बाई बेस, यही लिखोगे कि नहीं? हमें पता चला कि स्लोप को कैसे मेजर किया जाता है। इट इज measured with the ratio of perpendicular and base। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बातें समझ में आ गई? इट इज मेजर्ड विद द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। ओके, tan थीटा आपने पढ़ा होगा। tan से बहुत, अभी इसका बहुत यूज देखेंगे हम पूरी फिजिक्स में। tan थीटा आपने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही पढ़ा होगा ना आपने? ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर पहचानते कैसे? चलो, मैं मान लिया कि ये भी आपको नहीं आता है, ये भी बता देता हूँ जब इतने डिटेल में सब कुछ बता रहा हूँ तो। चलो, काम करता हूँ, नया पेज ही ऐड कर लेता हूँ। चलो, मैंने माना, ध्यान से देखना, इसको मान लिया एंगल थीटा और इसको मान लिया एंगल फाई, ठीक, और ये मान लिया मैंने 90, ठीक। अब ध्यान से देखना, जो ये लेट से मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ए है, बी है, सी है। अब मैंने ये बोला, अब मैंने ये बोला कि जो एंगल 90 डिग्री के सामने का साइड होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड होगा,
आपने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइड बिफोर लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल विल बी लार्ज। क्या बोला मैंने? साइड बिफोर और इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल विल बी लार्ज इन दैट ट्रायंगल। तो ये बताओ, कभी भी हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये क्या बोला मैंने? राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो 90 डिग्री है सबसे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम ही क्या होता है बताओ? 180 होता है, या पाई होता है। पाई मीन्स 180। पाई को ट्रिग्नो में एंगल के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब जानेंगे हम, परेशान नहीं होना। पाई को ट्रिग्नो में कितना डिग्री बताते हैं? तो 180 डिग्री। ठीक, पाई को बोल, एंगल को दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक रेडियन में, एक डिग्री में। रेडियन में और डिग्री में, चलो ये भी बता ही दिया मैंने। तो 180 डिग्री इक्वल टू बोला जाता है पाई रेडियन। बात समझ आई कि नहीं? पाई रेडियन। ठीक, मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो 90 डिग्री के सामने का होगा वो सबसे लार्जेस्ट साइड होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है। और राइट एंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये हो गया एच। एच तो फिक्स है। एच जो है यहाँ पे क्या है बताइए? एसी है कि नहीं? एच क्या है हमारा? एसी है कि नहीं? अब आते हैं परपेंडिकुलर बेस को कैसे डिफाइन करना है। कितने एंगल है 90 डिग्री को छोड़ के? एक थीटा है और एक क्या है? फाई है। तो मैं लिखता हूं पहले फॉर थीटा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। एच मीन्स, एच रिप्रेजेंट्स हाइपोटेनियस पी, परपेंडिकुलर एंड बी बेस। ओके, वैसे ही फॉर फाई, तीनों के लिए डिफाइन करते एच, पी एंड बी। ठीक, अब देखिए, ये तो फिक्स है कि एच सबसे लार्जेस्ट साइड होगी, यहाँ पे एसी एसी हो गया। ठीक, अब परपेंडिकुलर बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर मैं थीटा की बात करूं, जो थीटा के ठीक फ्रंट पे होगा, यहाँ पे अपने कैरेक्टर, अपने भाई चोंगू को खड़ा कर दीजिए, उनसे पूछिए कि आपके सामने कौन है, कौन सी दीवार खड़ी है, तो वो कहेंगे ए बी। तो थीटा के लिए भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा, बेस क्या हुआ? दो तरीका बेस को पहचानने का। पहला, ये देखिए कि किस साइड से, इस चौगू को किस साइड से हाइपोटेनियस का एंगल बनते हुए दिख रहा है, कहेगा थीटा। इस बीसी से दिख रहा है। दूसरा क्या हो गया? बीसी। दूसरा ये भी कह सकते हो, ये पहचान लिया, ये पहचान लिया, तो रिमेनिंग क्या हो गया? बेस हो गया। क्या क्या समझा हमने? हमने समझा कि 90 डिग्री जो लार्जेस्ट एंगल है उसके सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोल देंगे, जो किसी एंगल का ठीक फ्रंट पे होगा उसको परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो हाइपोटेन्यूस जिस साइड से एंगल बनाएगा उसको थीटा बोल देंगे। ठीक, तो फाई के लिए अगर हम देखें, तो फाई के लिए इसके ठीक फ्रंट पे क्या है? बीसी है कि नहीं? इसीलिए परपेंडिकुलर किसको बोल देते हैं? बीसी। और एंगल ये फाई किससे बना रहा है हाइपोटेनियस का? एसी, एबी से। या रिमेनिंग यही बचा, तो ये क्या हो गया आपका बताइए? बेस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? इस वजह से हम, अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो थीटा के परपेंडिकुलर क्या हो गया बताइए? ए बी। और बेस क्या हो गया बताइए? बी सी। लेकिन अगर मैं tan फाई लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? tan फाई लिखना चाहूं, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। और ये क्या हो जाएगा बताइए? और यही हमारा क्या करेगा? स्लोप मेजर करेगा। क्या करेगा? स्लोप मेजर करेगा। और यही tan जो टूल है अपना, हमें ये स्लोप मेजर कराएगा। इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एम से। किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? क्या बोला मैंने? स्मॉल एम से। हमारे आगे से जहां भी एम होगा स्लोप, तो उसको क्या समझ जाएंगे? tan थीटा एट जनरल एंगल थीटा पे। तो हमें स्लोप क्या समझ में आया? स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय एम विच इज मेजर्ड बाय द एंगल ऑफ tan थीटा, और वेयर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से हम क्या करेंगे? स्लोप मेजर करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ और मूव करते हैं। मैं ऐड ही कर देता हूँ, ऐड ही कर देता हूँ। चलिए, तो मैंने बोला कि कुछ रिलेशन हम समझते हैं। जैसे पहला मैं ग्राफ, अब ग्राफ लीनियर स्टार्ट कर लें। मैं कहूँ y इक्वल टू एम एक्स,
y इक्वल टू क्या समझा मैंने, mx। तो बताइए यहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और m को मैंने माना स्लोप। अभी बताया था ना क्यों स्लोप माना, अभी समझाता हूँ। m को मैंने माना स्लोप, क्यों स्लोप माना समझाता हूँ। और m वहां पे क्या होती है, दी वैल्यू ऑफ tan थीटा, नॉट थीटा, tan थीटा। ओके, नॉट थीटा, tan थीटा। ओके, अगर मैं एक रिलेशन ड्रॉ करूं y इक्वल टू एक्स का, किसके ड्रॉ करूं बताओ, कैसे ड्रॉ करूंगा बताओ, x y, यही समझाया मैं। x को 0 रखा तो y भी 0, y को 0 रखा तो x भी 0। अब बताओ, आप तो कहोगे सर ने यही बताया था, यहां से कुछ मिल नहीं रहा है। जब भी कोई कोऑर्डिनेट ना मिले तो उसके नेबरहुड वैल्यू में जाओ। नेबरहुड वैल्यू मतलब क्या, अभी एक बार +1 पे जाओ x की, और एक बार -1 पे जाओ। जब x इक्वल टू +1 रखा, ये भी +1 आ गया, और x इक्वल टू -1 रखा तो y भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये रिलेशन यही बता रहा है ना। अब हम चलिए हम इसके रिलेशन को ड्रॉ करते हैं। फिजिक्स में क्या यूज होगा, ये बोलेगा कि जो x और y कोऑर्डिनेट है टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है, और क्या बन रहा हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। क्या रिलेशन बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो कैसे, अगर मैं मानू x और ये क्या मानू y। अब बताओ, ध्यान से देखना, x 0, x 0 देन y विल बी 0, और x को मैंने माना 1, y भी क्या आ गया बताओ, यही आएगा ना। ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1,1। x को मैं रखूं -1 तो y भी क्या आ गया, -1। मिल गया कि नहीं। और जैसे ही मिला तो इसको क्या कर दो, मिला दो। क्या बन गया बताओ, क्या बन गया बताओ, स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बन गया कि नहीं, समझ में आएगी कि नहीं। और इसको बोल दिया मैंने एंगल थीटा, देखो राइट एंगल बना रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन होगी किसकी होगी बताओ, ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एक्स। सर ये m तो स्लोप था, यहां से कैसे पता चला, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, m इक्वल टू मैंने क्या माना, tan थीटा। अभी थीटा को और थोड़ा बारीकी से और अभी स्टडी करेंगे, मतलब एक एक छोटी छोटी, एकदम छोटी छोटी जो भी कंसेप्ट है उसको ध्यान देंगे। बताओ यहाँ से tan थीटा माना होती है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बना, यही बोला ना फ्रंट का। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया बताओ, परपेंडिकुलर 1 बाई बेस भी 1। क्या आ गया बताओ, m इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जो m था वो क्या था, 1 था। तो इसी की जैसा रिलेशन है कि नहीं, y इक्वल टू, इसी की जैसा रिलेशन है कि नहीं बताओ, y इक्वल टू एक्स में 1 इंटू एक्स। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, 1। कैसे आ गई, क्योंकि हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक। अब थीटा को मेजर करने के तरीके होते हैं, जो एम है ना उसको मेजर करने के तरीके होते हैं, ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ आप, ध्यान से देखना। एम को भी मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और एंगल के बारे में स्टडी कर लें। एंगल को पहले तो ये समझ लो कि अपने फिजिक्स में जो भी एंगल जनरली मेजर होगा स्लोप के लिए, इसके लिए जनरली स्लोप के लिए जो मेजर होगा, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहली बात समझ में आई, कैसे मेजर होगा बताओ, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक। अब देखना, अगर ये एंगल, क्या बोला मैंने, अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, सी डब्ल्यू मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की चलने की दिशा, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, इसको बोल देंगे निगेटिव एंगल। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से अगर ये थीटा है तो थीटा विल बी निगेटिव, एंगल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक। अगर हॉरिजॉन्टल से काउंटर क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू, या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉकवाइज में मेजर हो रहा है ये थीटा, इस थीटा को क्या बोल दोगे कि पॉजिटिव एंगल है। दो बातें समझा हमने, दो बातें समझा कि अगर थीटा काउंटर क्लॉकवाइज में मेजर होगा तो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव, और थीटा क्लॉकवाइज में नजर मेजर होगा तो क्या आएगा बताओ, क्लॉकवाइज में होगा तो क्या आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं आपको कुछ वैल्यू बताता हूँ, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे तो डिटेल में समझाऊंगा। और हम जैसे मान लो कि अगर यहाँ थीटा लिखो, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 30, ओके, यहाँ लिखा मैंने डायरेक्ट 90 नहीं, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ 45, इसको लिखा मैंने 60 और इसको क्या लिखा बताओ 90। जरा बताइए इस समय tan क्या होगा, ये वैल्यू पता है, बाद में समझेंगे, मैथ में सर समझाएंगे आपको, बाकी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं भी बताऊंगा। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यही होगा ना, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है। खुद बताओ ये कोई ऐसे है तो क्या वर्टिक, क्या इसका स्लोप डिफाइन हुआ, अगर इसको बेस मानो इसको परपेंडिकुलर मानो, समझना वर्टिकल हो गया ना, इस वजह से। ठीक, अब आ जाओ, ये हो गया tan की 0 to 90 वैल्यू। थोड़ा सा अगर और आगे चले, ठीक, एक रिलेशन बता देता हूं पहले ताकि याद करने में आसानी रहेगी, इसको अच्छे से समझेंगे हम। अगर tan 90 प्लस समथिंग होगा, समझेंगे इसको आप, हो सकता है कि पढ़े हो ट्रिग्नो में, बाकी जहाँ जरूरत पड़ेगी बताऊंगा, अभी परेशान होगी, सब कुछ बताऊंगा मैं। जो यहाँ पे बायो के हैं उनको भी चीजें, उनकी खासकर उनकी वजह से मैं हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो भी नीट के एस्पिरेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, tan 90 प्लस थीटा होगा तो इसको बोलेंगे ये है आपका माइनस कॉट थीटा। क्या है, माइनस कॉट थीटा। ये क्यों बता रहे हैं सर, स्लोप के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी, क्योंकि स्लोप से बहुत सारे हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं, खासकर काइनेमेटिक 1D और 2D में, आगे तो चीजें होंगी ही। तो मैं अगर मैं यहीं पे कॉट की लिखूं, क्योंकि कॉट भी जरूरत पड़ गया, कॉट लिखूं, इसको रिवर्स में लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का। तो या तो ऐसे लिख दीजिए, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0 का क्या हो जाएगा बताइए अनडिफाइंड, 30 का क्या हो जाएगा √3, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1/√3 एंड दिस विल बी। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई ना।